नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं टेक में। आज हम बात करने वाले हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में। क्या था ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, क्या हुआ था एक्चुअली, और इसके पीछे कौन कौन था। क्या ये सही में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी? क्या सही में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था? क्या सही में लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था, या फिर कम रेट पर 2G स्पेक्ट्रम को आवंटन किया गया था? तो आज की वीडियो में यही जानेंगे, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे क्या था 2G घोटाला और क्यों हुआ। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं 2G स्पेक्ट्रम क्या है और 2G स्पेक्ट्रम कहाँ यूज़ होता है। तो बेसिकली 2G स्पेक्ट्रम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। सपोज करिए आप एयरटेल या फिर वोडाफोन या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में सर्विस प्रोवाइड करने आते हैं। तो अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपको एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे काम करना पड़ेगा, उसी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे आप अपना कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो उस प्रॉपर फ्रीक्वेंसी को लेने के लिए सरकार से आपको ऑक्शन के ज़रिए वो चीज़ लेनी पड़ेगी, और अगर वो चीज़ मिलने के बाद ही आप प्रॉपर उस फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर पाएंगे, जिसके बाद आप लोगों को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नेटवर्क ऑपरेटर, सपोज करिए एयरटेल, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया, मान लेते हैं आंध्र प्रदेश में, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी नई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, तो उसे सिंपल सरकार से ऑक्शन में वो फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी कुछ साल के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। और सरकार अगर देखेगी आपके सारी चीज़ें सही है, या आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे फुलफिल हैं या फिर सही उतर रहे हैं, तो वो आपको वो चीज़ एक पर्टिकुलर अमाउंट के बदले दे देगी कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे यूज़ कर सकते हैं। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। लोगों का मानना है कि 2G स्पेक्ट्रम का जो कि एक तरह से कह सकते हैं आप, जो आवंटन हुआ वो सही ढंग से नहीं हुआ था। तो इस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की नींव रखी गई थी अगस्त 2007 में, जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अभी 2G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट होना तय है, जो कि आने वाले महीने में अलॉटमेंट होगा। और जो कंपनियां ये पर्टिकुलर बैंड या फ्रीक्वेंसी बैंड को लेना चाहती हैं, तो वो अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हैं। और इस सब के मेन जो रचयिता बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं मेन थे, वो थे टेलीकॉम मिनिस्टर, और उनका नाम था ए राजा। जी हाँ, ए राजा वही शख्स हैं जिनके ऊपर भारी एलिगेशन लगाई गई है कि इस पूरे फसाद की जड़ वही है। दिन था 25 सितंबर सन 2007, समय था शाम। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ये न्यूज़ आई कि 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन शुरू हो चुका है, और जो भी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को लेने के लिए, उनके पास टाइम है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक का। जी हाँ, ये 7 दिनों के अंदर जिनको भी 2G स्पेक्ट्रम में कोई फ्रिक्वेंसी चाहिए थी लेने के लिए, उनके लिए ये टाइम डिसाइड किया गया कि इन टाइम के बीच में, इन समय के बीच में आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 1 अक्टूबर थी। तो इन 7 दिनों में, जो कि लगभग 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक लगभग 375 एप्लीकेशन आए 46 डिफरेंट कंपनियों से 2G स्पेक्ट्रम लेने के लिए। लेकिन बात ये थी कि जब 10 जनवरी 2008 को एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कि ये जो प्रॉपर आवंटन है कहते हैं, या फिर कह सकते हैं 2G स्पेक्ट्रम का जो बेसिकली कह सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऑक्शन के बेसिस पे नहीं, सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ही आएगा। इसका मतलब कि कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, जो कंपनी पहले अप्लाई कर चुकी है उसी को ये स्पेक्ट्रम मिलेगा। तारीख थी 10 जनवरी, सन था 2008। 10 जनवरी 2008 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये घोषणा आई कि जो लास्ट डेट 1 अक्टूबर थी, कट ऑफ डेट थी कि एप्लीकेशन रिसीव करने की, उसे घटा के 25 सितंबर किया गया। यानी कि 25 सितंबर तक जो भी एप्लीकेशन दायर किया गया होगा या फिर सबमिट किया होगा, उसे ही कंसिडर किया जाएगा, और उसी को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाए। 2G स्पेक्ट्रम के शेड्यूल की शुरुआत तो यहीं से हो चुकी थी, क्योंकि जो कट ऑफ लिस्ट रखी गई थी एप्लीकेशन को सबमिट करने की, जो कि थी 1 अक्टूबर, उसे घटा के 25 सितंबर कर दिया गया। और इस बात की घोषणा की गई 10 जनवरी 2008 को। हालांकि डिसीजन ले लिया गया था 2 नवंबर 2007 को ही, लेकिन इसे पब्लिक नहीं किया गया। कब तक? 10 जनवरी 2008 तक।
10 जनवरी 2008 तक ये चीज़ पब्लिक नहीं थी, लेकिन 10 जनवरी 2008 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि जो लास्ट डेट 1 अक्टूबर थी उसे अब 25 सितंबर रखा गया है। तो टेक्निकली किसी भी कंपनी के पास जो एक एप्लीकेशन सबमिट करना आती है उसके बाद से टेक्निकली टाइम था 24 तारीख की रात से लेकर 25 तारीख की रात तक, यानी इस बीच अगर जिस कंपनी में भी अप्लाई कियागा उससे वो एलिजिबल होगी स्पेक्ट्रम को लेने के लिए, बाकी कोई कंपनी एलिजिबल नहीं हो। 10 जनवरी 2008 को ये भी बोला गया कि जो भी कंपनी जिसने भी 24 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में एप्लीकेशन सबमिट की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास, उसके बाद सिर्फ 10 जनवरी 2008 यानी उसी दिन के लगभग सिर्फ 4:30 बजे तक का टाइम है एक डीडी सबमिट करने के लिए, जो कि ज़रूरी है कोई भी स्पेक्ट्रम को लेने की कोई प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसे प्रॉपर डीडी सबमिट करने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट, जो कि मुझे नहीं पता कितना अमाउंट था, वो सबमिट करने के लिए टाइम था 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दिन 10 जनवरी 2008 तक का। तो 10 जनवरी 2008 तक का समय था वो डीडी को सबमिट करना, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वक्त बहुत कम दिया था डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करने के लिए, जो कि था 2 से 3 घंटे सिर्फ उस प्रेस रिलीज़ के बाद, यानी कि उसी दिन 10 जनवरी 2008 की शाम को 4:30 बजे तक जो कंपनियां डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करती उन्हें आगे की प्रोसेस में शामिल होने का मौका मिलता या फिर उन्हें प्रॉपर स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता। तो इस प्रोसेस में बाजी मारी 3 कंपनियों ने, पहली थी स्वान, दूसरी थी यूनिटेक और तीसरी थी टाटा। इन तीनों कंपनियों ने डिमांड ड्राफ्ट सबमिट किया और इन्हें प्रॉपर स्पेक्ट्रम भी मिल गया 2G का। स्वान कंपनी ने 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लिया, वो था सिर्फ 1537 रुपये करोड़ दे के उस 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लिया, जो कि बाद में उसने अपने 45% स्टैक को ST सलाद कंपनी को 4200 करोड़ रुपए में बेच दिया। वही यूनिटेक ने ये स्पेक्ट्रम लेने के लिए 1661 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि बाद 6200 करोड़ रुपए में उसने अपने स्टैक को बेच दिया। वहीं दूसरी ओर टाटा ने अपने कुछ शेयर्स को डोकोमो के हाथों बेच दिया। तो बेसिकली इन तीनों कंपनियों ने कम प्राइस पे स्पेक्ट्रम हासिल तो कर लिया, लेकिन 7 गुना, 8 गुना, इवन 13 गुना मुनाफे पे डिफरेंट कंपनियों को ये आवंटन बेच दिया, जिससे सरकार को बहुत, एक तरह से सरकार को इसके कारण एक इनडायरेक्ट लॉस हुआ। इस षड्यंत्र एक लाइमलाइट में आया सन 2009 में, जब एक NGO टेलीकॉम वॉचडॉग ने 4 मई को एक कंप्लेन फाइल की स्पेक्ट्रम एलोकेशन के खिलाफ, और उनका जो कंप्लेंट था वो लूप टेलीकॉम के अगेंस्ट था, लेकिन उसने ये खुलासा कर दिया कि जो 2007-8 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जो एलोकेशन किया था स्पेक्ट्रम का वो सही नहीं था। इस मामले में हरकत में आई CBI 21 अक्टूबर को उसने एक केस फाइल कर दिया और रजिस्टर कर दिया DOT के अगेंस्ट। 2010 में फिर स्वामी सुब्रमण्यम ने एक पिटीशन फाइल आउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें कहा गया कि PM को प्रोसिक्यूट करना चाहिए ए राजा को, और इसी के चलते 2010-14 नवंबर को राजा ने अपने पद से रिज़ाइन कर लिया है, क्योंकि कई सारे एलिगेशन उन पर लगे थे जो कि सही साबित हो रहे थे। इसी चलते हुए 2011 में स्वामी ने फिर से पिटीशन फाइल कर दिया और SC को कैंसिलेशन के लिए कहा, जिसमें कि लाइसेंस, जितने भी लाइसेंस बांटे गए, तकरीबन 122 लाइसेंस बांटे गए थे स्पेक्ट्रम के, उस सब को कैंसिल करने के लिए कहा गया। और इसी चलते आगे 2 फरवरी 2011 को CBI ने कुछ सबूतों के आधार पर उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को अरेस्ट कर लिया। 2 फरवरी सन 2012 को सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल यानी कि अंतिम आदेश आया, जिसमें कहा गया कि जो भी आवंटन हुए थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जो कि ए राजा ने किए थे और जो कि सभी 122 लाइसेंस दिए गए थे, वो कि एक गलत तरीके से और रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं किए गए थे, और अपने प्राइवेट मुनाफे के लिए, कुछ कंपनियों के प्राइवेट मुनाफे के लिए वो एक तरह से गलत तरीके से आवंटन हुए थे। और इस तरह कहते हुए उसने सभी 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस को अनाधिकारित या गलत साबित करते हुए सबको रद्द कर दिया। और तकरीबन उसने 3 बड़ी कंपनियां जो कि स्वान, टाटा और लूप मोबाइल और MTS पर फाइन लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वान मोबाइल पे तकरीबन 50 मिलियन, यूनिटेक पे भी 50 मिलियन, टाटा पे भी 50 मिलियन, वही लूप मोबाइल और MTS पे सिर्फ 5 मिलियन का फ़ाइन लगाया। जिसके बाद उसने कह दिया कि ये सभी जो आवंटन है उसे रद्द किए जाएँ और 122 आवंटनों को रद्द कर दिया गया, जो भी आवंटन हुए थे 122 स्पेक्ट्रम के।
वहीं आगे चलते 9 मई 2012 को राजा ने बेल के लिए अप्लाई किया, जो कि 6 दिन बाद 15 मई 2012 को उसे बेल मिल भी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगा दी इसने कि अब वो कभी भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को विज़िट नहीं करेगा और या तो फिर तमिलनाडु में अपने घर भी नहीं जा सकेगा बिना उसके आदेश के। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राजा ने एक स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की, जहां उसे अपने घर जाने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में वापस जाने की अनुमति कभी नहीं मिली। तो इस तरह से इस पूरे षड्यंत्र से ये तो साबित हुआ कि राजा ने अपने पर्सनल लाभ और कुछ कंपनियों के हितों का ध्यान रखने के लिए एक तरह से जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को मैनिपुलेट किया और अपने पावर का गलत ढंग से उपयोग भी किया। लेकिन ये साबित करना क्या उसने वाकई में 3000 करोड़ की ब्राइब ली है या फिर 1,76,000 का जो घोटाला उसमें खाली अकेले पी राजा ही इन्वॉल्व हैं, ये कहना अभी भी एक तरह से कह सकते हैं कोई श्योर नहीं है इस बारे में। क्या ये राजा सिर्फ इसमें अकेले ही थे या फिर कई राजा के साथ कोई और लोग भी थे? क्योंकि इतना बड़ा घोटाला करना मेरे ख्याल से किसी अकेले आदमी की बात नहीं है, क्योंकि एक सरकार भी शामिल हो सकती है। खैर, ए राजा पे जो भी एलिगेशन लगा गए वो जो प्रॉपर एलिगेशन थे कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात को ना मानना और एक तरह से ऑक्शन को रिव्यू करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे खारिज करना, प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी को अनदेखा करना, रूल एंड रेगुलेशन को ना मानना और कट ऑफ डेट को बिना प्रॉपर नोटिस दिए पीछे करना, इन सब मामले में ए राजा को दोषी ठहराया गया और इस दोषी ठहराने के मामले के बाद उसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट से निष्कासित भी कर दिया गया। लेकिन क्या ए राजा के खिलाफ उठाए गए इस कदम से, जो कि 1,76,000 करोड़, जो अप्रॉक्सीमेट 1,76,000 करोड़ जो कि CAG की रिपोर्ट है, और लगभग 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो कि स्वामी सुब्रमण्यम के हिसाब से था, क्या वापस मिल पाएगा, क्या नहीं मिल पाएगा, ये तो जांच समिति और सरकार ही निश्चित करेंगे। तो ये था वीडियो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के घोटाले के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अमरीश श्रीवास्तव आपसे बोलूँगा टेक टू मेक के नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, जो कि टेक्निकल वीडियो होगा। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड बी टेकिंग। नमस्कार।